90s का वो खूबसूरत दौर जब लोग थिएटर में बैठ के हंस हंस के पागल हो जाते थे। स्क्रीन पर एक आदमी अपना चेहरा रबर की तरह तोड़ मोड़ के उनकी जिंदगी के बोझ को कुछ पल के लिए भुला देता था। मगर सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि जिसने दुनिया को हंसा हंसा के पागल कर दिया, उसकी अपनी रातें खुद के आंसुओं में भीगी थी। वो स्क्रीन पे चिल्लाता था ऑल राइट ही देन, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज गूंजती थी कि क्या कोई मेरी चीखें सुन भी रहा है। ये कहानी है उस कॉमेडी के बेताज बादशाह की, जिसका चेहरा दुनिया के लिए सिर्फ एक नकाब था, पर उस नकाब के पीछे छुपा था एक तन्हा और टूटा हुआ इंसान। ये कहानी है जिम कैरी की। 17 जनवरी 1962 एक छोटे से कनेडियन शहर न्यू मार्केट ओंटारियो में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया जिम कैरी। लेकिन इस बच्चे के लिए बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिम की मदर कैथलीन क्रॉनिक इलनेस और पेन किलर्स के नशे जैसे सेडेशन में अक्सर गुम हो जाती थी, और उनके फादर पर्सी एक सैक्सोफोन बजाने वाले म्यूजिशियन थे, जिन्हें अकाउंटेंट की कुर्सी पर बैठना पड़ा सिर्फ इसलिए ताकि घर का चूल्हा जल सके। घर के इन टेंशन से बचने के लिए छोटा सा जिम घंटों तक अपने कमरे में आईने के सामने फनी फेसेस बना के अपने आप को हंसाने की कोशिश करते थे। इसी प्रोसेस के दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि उनमें लोगों की मिमिक्री करने का टैलेंट है। और पता है जिम की पहली ऑडियंस कौन थी? उनके खुद के पेरेंट्स। वो हमेशा कोशिश करता था कि अपनी बीमार माँ को हंसा दे, ताकि कम से कम कुछ मिनट के लिए वो पेन किलर्स की उदासी भूल पाए। इसी हंसी के बीच जिम के दिल में एक ख्वाब पैदा हुआ, कॉमेडियन बनने का। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि एक अचानक आई इमरजेंसी पूरे फैमिली को आसमान से सीधे सड़क पे ले आती है। और वही इमरजेंसी जिम के घर पे भी टूट पड़ी। जब वो 12 साल के हुए तो उनके फादर की वो सेफ अकाउंटेंट वाली जॉब चली गई और घर का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। धीरे धीरे हालत बद से बदतर हो गई और कैरी फैमिली को अपने घर से निकलना पड़ा। कुछ टाइम के लिए पूरे परिवार ने अपनी वोल्क्सवैगन वैन के अंदर ही कई रातें गुजारी। जिम और उनके भाई ने तो काफी महीने लेक ओंटारियो के किनारे एक पार्क में लगाए हुए टेंट में गुजारे। कनाडा की ठंड और टेंट में रात गुजारना सोच कर ही रूह कांप जाती है दोस्तों। लेकिन जिम कहते हैं कि अजीब तरीके से उस दौर में उनकी फैमिली और भी करीब आ गई थी और उन लोगों ने छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहना शुरू कर दिया था। थोड़ी रोशनी आई और पर्सी को एक टायर फैक्ट्री टाइटन व्हील्स में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। साथ में एक छोटा सा घर भी मिला। लेकिन घर के बदले जिम और उनके भाई को रात भर फैक्ट्री में सफाई और सिक्योरिटी का काम करना पड़ता था। उस वक्त वो और उनके भाई जॉन रात 6 बजे से सुबह तक फैक्ट्री में फ्लोर साफ करते थे, टॉयलेट साफ करते थे और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी देते थे। जो लड़का सबको हंसाता रहता था, अब वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, ना ही नए दोस्त बनाना चाहता था। फिर भी पर्सी एक सुपर डैड थे। उन्होंने जिम के ख्वाब को कभी मरने नहीं दिया। 15 साल की उम्र में एक दिन पर्सी ने उनका हाथ पकड़ के कहा, बेटा एक बार स्टेज पे ट्राई तो करो, तुम में ये गिफ्ट है। और वही एनकरेजमेंट जिम को ले गया टोरंटो के एक छोटे से कॉमेडी क्लब यक यक्स में। जिम ने माइक उठाया, स्टेज पर खड़े हुए और मशहूर लोगों की मिमिक्री करने लगे। लेकिन ऑडियंस ने बू करना शुरू कर दिया। बेचारे जिम के लिए ये स्टेज पर कोई रिजेक्शन नहीं था, बल्कि ये उसके ख्वाब पर एक करारा तमाचा था। 1979 तक जिम फैक्ट्री में काम करते रहे और साथ ही में वो अपने एक्ट को पॉलिश भी करते गए। जिम की मेहनत रंग लाई और फाइनली उन्हें एक छोटे से क्लब में सिर्फ 20 मिनट का एक शो मिला, जिसके लिए उन्हें 20 कैनेडियन डॉलर्स भी मिले। धीरे धीरे टोरंटो के कॉमेडी क्लब्स में उनका नाम फैलने लगा और फिर एक दिन एक बड़े कॉमेडियन रॉडनी डैंगरफील्ड ने जिम को नोटिस किया। वो जिम से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने जिम को अपने टूर पे ले जाने का फैसला किया, और वो भी एज एन ओपनर। जरा सोचो कि कुछ साल पहले जिस लड़के को ऑडियंस ने स्टेज से बू करके उतार दिया था, अब वो अमेरिका के कॉमेडी सर्किट्स के लेजेंड्स के साथ परफॉर्म कर रहा था। और इसी हौसले के साथ सिर्फ 19 साल की उम्र में जिम चल पड़े उस शहर की तरफ जहां सपने या तो सच होते हैं या फिर टूटते हैं, हॉलीवुड। हॉलीवुड आते ही जिम का सबसे बड़ा गोल था द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन। कार्सन उस वक्त कॉमेडी के किंग मेकर माने जाते थे। अगर उनके शो में तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हारा करियर बन गया, और अगर फ्लॉप हुए तो समझो चैप्टर खत्म। 1983 में जिम को इस शो में परफॉर्म करने का मौका मिला। पूरी दुनिया देखने वाली थी उनके टैलेंट को। लेकिन शो से पहले एक टेस्ट परफॉर्मेंस हुई लॉस एंजलिस के इम्प्रोव क्लब में। जिम स्टेज पर गए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, पर ऑडियंस का रिस्पॉन्स ठंडा रहा। अगले ही दिन जिम के पास कॉल आया कि उनको द टुनाइट शो विद जॉनी कार्सन के लिए कैंसिल कर दिया गया है। सपना जो अभी हाथों में था वो रेत की तरह निकल गया। कुछ समय बाद जिम को एक सिटकॉम मिला, द डक फैक्ट्री,
ये एनबीसी का नया शो था और जिम को इसमें लीड रोल मिला था। पर दिल तोड़ने वाली बात तो ये थी कि सिर्फ 13 एपिसोड के बाद ये शो भी कैंसिल हो गया। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि जिस रबर फेस एक्सप्रेशन ने पूरी दुनिया के दिल पे राज किया, शुरुआती दौर में वही एक्सप्रेशन जिम के लिए सबसे बड़ा अभिशाप भी बन गया था। कई ऑडिशंस के बाद फीडबैक आता था इट्स टू मच या फिर ही लुक्स अनरियल। तभी एक मौका आया, डर्टी हैरी सीरीज की आखिरी फिल्म द डेडपूल। जिम ने ऑडिशन टेप बनाया एंड लिटरली वो पागल हो चुके थे। उन्होंने वाइल्ड डांस किया, चीजें तोड़ी, कैमरे के सामने चीखा, इनफैक्ट उन्होंने कैमरे पे थूका भी। जब उन्होंने टेप भेज दिया तब उनको रियलाइज हुआ कि लगता है मेरे करियर की बैंड बज गई। लेकिन किस्मत देखिए, टेप क्लिंट ईस्टवुड के हाथ लग गई। ईस्टवुड बोले आई लव द टेप। मैंने सब दोस्तों को दिखाया और जब सेट पर जिम मिला तो क्लिंट ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा गुड जॉब किड। और इस तरह से जिम कैरी को मिला एक छोटा सा रोल जॉनी स्क्वेयर्स का, एक ड्रग एडिक्टेड रॉक स्टार जो फिल्म की शुरुआत में ही ओवरडोज से मर जाता है। पर ये रोल जितना एक्साइटिंग था उतना ही छोटा भी था। उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा छोटा था कि ऑडियंस उनको नोटिस भी नहीं कर पाई। इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होने के बावजूद भी जिम की लाइफ वहीं की वहीं खड़ी थी। हर रात जिम अपनी पुरानी टोयोटा लेके लॉस एंजलिस के मलहॉलैंड ड्राइव की पहाड़ी रोड पे चले जाते। वहाँ शहर की लाइट्स देखते हुए वो अपने आने वाले सक्सेस को विजुअलाइज करते। वो खुद को तसल्ली देते थे कि जो चीजें वो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं और एक दिन उनके पास जरूर आएंगी। अपनी इस विजुअलाइजेशन को एक स्टेप आगे ले जाते हुए जिम ने 1990s के आसपास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने नाम पे $10 मिलियन का एक चेक लिखा और अपने वॉलेट में मरोड़ के रख लिया। साथियों, ये कितनी बड़ी बात है ना। जिस आदमी के पास उस समय खाने के भी पैसे मुश्किल से थे, उसने $10 मिलियन का सपना देख डाला। अब इस $10 मिलियन के चेक को याद रखना, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। इस चेक को लिखने के बाद जिम की लाइफ में एक छोटा सा चेंज आया। 1990s की शुरुआत में जिम को एक टीवी शो मिला जिसका नाम था लिविंग कलर्स। उनके वैकी कैरेक्टर्स ने अमेरिका को पूरी तरीके से हंसा के पागल कर दिया। खासकर इसमें उनके कुछ रोल्स बड़े जबरदस्त थे, जैसे कि फायर मार्शल बिल एंड वेरा डे मेलो। और ये बना वो पहला प्रॉपर शो जिससे जिम को एक अच्छी खासी रिकॉग्निशन मिली। और फिर आया 1994, एक ऐसा साल जो हमेशा के लिए जिम कैरी के नाम को हॉलीवुड के गोल्डन हिस्ट्री में लिखने वाला था। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सोचो, 90s के शुरुआती साल में हॉलीवुड के कॉमेडी लैंडस्केप में सबसे बड़े नाम थे एडी मर्फी, बिल मरे एंड रॉबिन विलियम्स। लेकिन जिम कैरी, उस वक्त वो बस एक टीवी कॉमेडियन थे जिनका नाम सिर्फ इन लिविंग कलर्स में ही लोगों को याद था। पर फिर आई एक स्क्रिप्ट जिसका नाम था एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव। एक फिल्म जो एक पेट डिटेक्टिव के ऊपर बेस्ड थी जो जानवरों के किडनैपिंग और मर्डर सॉल्व करता था। इस मूवी के मेकर्स को जिम के इन लिविंग कलर की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त लगी कि एस वेंचुरा को स्पेशली उनके लिए ही लिखा गया। मगर सबसे कमाल की बात पता है क्या है? स्टूडियो को स्क्रिप्ट उतनी पसंद आई ही नहीं थी। इनफैक्ट वो तो पहले से कह रहे थे कि ये मूवी एक फ्लॉप होगी। मगर डायरेक्टर्स ने अपनी दिल की सुनी और उन्होंने जिम कैरी को अप्रोच किया। मगर यहाँ पे जिम का एक डेयरिंग स्टेप देखिए। उन्होंने कहा अगर मुझे हीरो बनाते हो तो पूरा कैरेक्टर मेरे ही हिसाब से होगा। और फिर शुरू हुआ जिम का मैड साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एस वेंचुरा की चाल को एक कार्टून और पिजन के बीच का हाइब्रिड बना दिया। हर डायलॉग को इतने एग्जैजरेट तरीके से बोला कि वो नॉर्मल इंसान कहीं से लगते ही नहीं थे। और सबसे आइकॉनिक ऑलराइटी देन, जो कि आगे चल के ग्लोबल कैच फ्रेज बन गया। फरवरी 1994 में फिल्म रिलीज हुई, लेकिन क्रिटिक्स ने इस मूवी को स्लैम करना स्टार्ट कर दिया। उनके हिसाब से ये मूवी ओवर एक्टिंग थी और बहुत ही चाइल्डिश थी। लेकिन ऑडियंस, उन पे तो जिम का पागलपन छा गया। थिएटर्स में लोग चीख चीख के हंस रहे थे। यहाँ तक कि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 15 मिलियन के बजट पर 107 मिलियन कमा लिए। और सबसे बड़ी बात, हॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार कॉमेडियन मिल गया। एस वेंचुरा के बावजूद भी इंडस्ट्री में लोग जिम को सीरियसली नहीं ले रहे थे। सबको लग रहा था कि वो बस एक कार्टून कैरेक्टर कॉमेडियन है जिसका करियर 1-2 फिल्म के बाद ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन फिर आया एक रोल जो जिम को हमेशा के लिए अलग बना गया। वो मूवी थी द मास्क, एक कॉमेडी बुक अडेप्टेशन जिसमें एक ऑर्डिनरी आदमी एक मैजिकल मास्क पहनता है और बन जाता है एक ग्रीन फेस ओवर द टॉप फिजिक्स डिफाइंग क्रिएचर। स्टूडियो को ये रोल कार्टूनिस्ट चाहिए था और भाई जिम से बेहतर तो ये रोल ना कोई कर सकता था, ना कोई कर सकता है और ना ही कोई कर पाएगा। फिल्म में ज्यादा बजट वीएफएक्स पे खर्चा हुआ था, लेकिन जिम ने अपने एक्सप्रेशंस को इतना स्ट्रेच किया कि वीएफएक्स आर्टिस्ट ने भी कहा हमें इस आदमी के चेहरे में कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तक कि डायरेक्टर्स ने भी जिम को
खुला हाथ दे रखा था। स्क्रिप्ट को रखो किनारे, तुम बस जाओ और जो मन करे करो। और उसी मन करे से बन गए डायलॉग्स जैसे कि स्मोकिंग। ये कैच फ्रेज एक इम्प्रोवाइजेशन था जो जिम ने रैंडम डाल दिया था, लेकिन आज भी पॉप कल्चर का एक हिस्सा है। मूवी रिलीज हुई और धमाका हो गया। $23 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने $351 मिलियन कमा लिए। जिम कैरी एक साल में ही दुनिया के बिगेस्ट मूवी स्टार बन चुके थे और उनको एक टैग मिल गया था, द सुपर हीरो ऑफ कॉमेडी। अब एक ही साल में 2 कंसेक्यूटिव ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में था कि अरे यार ये बस लक है, और तब आई हैट्रिक की तीसरी बॉल। 1994 के एंड में रिलीज हुई डम एंड डम्बर। ये मूवी एक बड़ी कॉमेडी थी जिसमें 2 बेकार दोस्तों की स्टुपिडिटी उन्हें क्रॉस कंट्री एडवेंचर पर ले जाती है। अब यहाँ पे आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। स्टूडियो पहले जेफ डेनियल्स को कास्ट ही नहीं करना चाहता था। उन्हें लगा कि डेनियल्स बहुत ज्यादा सीरियस एक्टर हैं और जिम के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन जिम ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे जेफ चाहिए, उसका स्ट्रेट मैन रोल मेरी कॉमेडी को डबल कर देगा। और सच में हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये जोड़ी एकदम ऑयल और वाटर जैसी थी जो स्क्रीन पे प्योर गोल्ड निकली। लेकिन इस मूवी के कैरेक्टर्स जितने स्टुपिडिटी से भरे थे, रियल लाइफ में भी उस स्टुपिडिटी को पूरी की पूरी पीक लेवल पे ले जाया गया। जिम ने अपने दांतों के गैप को रियल में डेंटिस्ट के पास जाके ग्राइंड करवाया था ताकि लॉयड की स्माइल और स्टूपिड लगे, और वो कटोरा हेयर स्टाइल वो इंटेंशनली खराब रखे गए थे जिम के सजेशन पर। मूवी ने 17 मिलियन के बजट पे $247 मिलियन कमाए और जिम को मिले 3 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स एक ही साल में। 1994 खत्म होते होते जिम कैरी दुनिया के सबसे ज्यादा डिमांड वाले एक्टर बन गए और जिम ने हर प्रोड्यूसर को दिखाया कि कॉमेडी भी बॉक्स ऑफिस तोड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ 1996 में, जब हॉलीवुड ने एक नया रिकॉर्ड बनता देखा। जिम कैरी को द केबल गाय के लिए $20 मिलियन फीस मिली। पहली बार किसी कॉमेडी एक्टर को इतना पैसा मिला। याद है वो $10 मिलियन वाला चेक? वो अब $20 मिलियन में तब्दील हो चुका था। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइस। ये क्लियर मैसेज था कि जिम की कोशिशें पूरे दिल से थी, जिसके लिए ब्रह्मांड ने रास्ते बनाए, और $10 मिलियन $20 मिलियन में तब्दील हो गया। लेकिन इस मूवी के साथ कुछ डिफरेंट था। ये कोई कैजुअल जिम कैरी कॉमेडी नहीं थी। ये एक डार्क कॉमेडी थी जिसमें जिम एक ऑब्सेसिव, थोड़ा क्रीपी केबल इंस्टॉलर बना। हालांकि मूवी ना तो फ्लॉप हुई और ना ही ब्लॉकबस्टर, लेकिन मेरे हिसाब से रियलिटी तो ये है कि मूवी अपने वक्त से काफी आगे थी और साथ ही में लोगों को जिम का डार्क अवतार डाइजेस्ट नहीं हुआ। फिर आता है 1997 जब जिम एकदम अपने पुराने जोन में वापस आए विद द मूवी लायर लायर। कॉन्सेप्ट सिंपल था, एक लॉयर जिसकी 24 घंटे के लिए झूठ बोलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और ये कॉन्सेप्ट तो जिम के लिए एकदम टेलर्ड मेड था। कोर्टरूम में उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी रबर फेस और ट्रुथ का ब्लास्ट सीन्स ऑडियंस के लिए कॉमेडी गोल्ड बन गए। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे शानदार परफॉर्मेंस दी और क्रिटिक्स ने भी जम के तारीफ की। यहाँ तक कि जिम को गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन भी मिला। अब जहाँ ऑडियंस जिम कैरी को एक नेक्स्ट कॉमेडी मूवी में देखना चाहती थी, तो जिम ने एक क्विक टर्न मारा। और फिर आती है एक ऐसी मूवी जिसने जिम के करियर को सीरियस एक्टिंग के लीग में डाल दिया, द ट्रूमन शो। एक सिंपल इंसान ट्रूमन बर्बैंक जो अपनी जिंदगी एक बड़े टीवी सेट पर रियलिटी शो की तरह जी रहा था, वो भी बिना जाने। हॉलीवुड में लोग हंसने लगे कि जिम कैरी और सीरियस एक्टिंग इम्पॉसिबल, लेकिन फिल्म रिलीज होते ही सब स्टन रह गए। जिम ने ट्रूमन की इनोसेंस, उसका पेन और उसकी अवेकनिंग इतनी सिंसियरिटी के साथ दिखाई कि क्रिटिक्स को मानना पड़ा, दिस मैन कैन ट्रूली एक्ट। इस मूवी के लिए जिम को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा मिला, पर दुखद बात तो ये थी कि ऑस्कर ने इग्नोर कर दिया। जिम ने सिर्फ 90s ही नहीं बल्कि अर्ली 2000s में भी अपना जलवा बिखेरा। मूवीज जैसे कि मी माई सेल्फ एंड आयरीन, हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस एंड ब्रूस ऑलमाइटी जैसी मूवीज ने उनके स्टारडम की पेस को बनाए रखा। लेकिन इस हंसते चेहरे के पीछे छुपा हुआ था एक दर्द, जिसको जिम ने हमेशा अंदर दबा के रखा, और जब तक ये दर्द लोगों के सामने आया तब तक जिम कहीं खो चुके थे। हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब सफलता की चमक धीमी पड़ जाती है। जिम कैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेट 2000s में आते आते उनके अपने चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी थी। इसकी शुरुआत होती है 1990s के एंड में, जब जिम एक $1 बिलियन बॉक्स ऑफिस स्टार तो बन चुके थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी स्मूथ नहीं थी। पहले तो उनकी अपनी वाइफ मेलिसा वॉर्मर से डाइवोर्स हुआ। उसके बाद अपनी मूवी डम एंड डम्बर की को स्टार लॉरेन हॉली के साथ उनकी शादी सिर्फ 8 महीने टिकी, और लेटर उनकी रेने ज़ेलवेगर के साथ एंगेजमेंट भी टूट गई। इसी के साथ 2000 के एंड तक उनकी कुछ फिल्में
भी पिट गईं, जैसे कि द नंबर 23 फ्लॉप हुई। उसके बाद मिस्टर पॉपर्स पेंगुइन्स जो सिर्फ एक एवरेज फैमिली कॉमेडी साबित हुई, और जिम जो हमेशा एनर्जी और लाफ्टर का वोल्केनो लगते थे, अंदर ही अंदर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जिम ने खुद कन्फेस किया था दैट आई वाज ऑन प्रोजैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट हेल्प्ड मी फॉर अ व्हाइल बट इट वाज नेवर द रियल सॉल्यूशन। प्रोजैक एक दवा है जो कि डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। जरा सोचो, दुनिया को हंसाने वाला बंदा जिसके डायलॉग्स पर थिएटर्स हिल जाते हैं, वो बंदा अपनी खुद की जिंदगी को चलाने के लिए प्रोजैक की गोली पे डिपेंड करता था। लेकिन 2015 में जिम को सबसे बड़ा झटका लगा जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कैथरीन वाइट ने सुसाइड कर लिया। कोर्ट केसेस, एलिगेशंस और गिल्ट ने उनके दिलो दिमाग को बुरी तरह से बोझिल कर दिया था। ये वो फेज था जब जिम पब्लिक आइज से गायब होने लगे। रेड कार्पेट्स, इंटरव्यू, प्रीमियर्स सबसे दूर हो गए। वो चुप होकर अपनी आर्ट स्टूडियो में पेंटिंग करने लगे। रंगों में उन्होंने अपना सुकून ढूंढा। उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आई नीड कलर्स जो कि 2017 में आई थी, उसमें उन्होंने कहा था, आई नीडेड कलर्स, कलर्स एंड ब्रशेस स्टार्टेड हीलिंग मी व्हेन नथिंग एल्स कुड। धीरे धीरे जिम के लिए हॉलीवुड एक कॉर्पोरेट सर्कस सा बन गया था, जहां आर्ट से ज्यादा स्प्रेडशीट डिसाइड करने लगी थी कि फिल्म्स में क्या होना चाहिए, और जिम जैसे कलाकार के लिए ये सब सफोकेटिंग था। फिर भी कभी कभी जिम वापस आ जाते थे, जैसे कि 2013 में आई मूवी किक-एस 2, जहां पे उन्होंने एक कैमियो रोल किया था। मगर जिम ने मूवी को प्रमोट करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से वो वायलेंट कंटेंट को सपोर्ट करना ठीक नहीं समझते थे। इसी के साथ 2014 में डम एंड डम्बर 2 आई थी। फैंस के लिए ये नॉस्टैल्जिया ट्रिप थी। बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी डिसेंट रहे, पर क्रिटिक्स अनइम्प्रेस्ड थे। लेकिन असली बात तो ये थी कि जिम का दिल अब हॉलीवुड में लग ही नहीं रहा था। 2017 में एक वायरल मोमेंट भी हुआ, जहां न्यूयॉर्क के फैशन वीक पर जिम ने एक रिपोर्टर से कहा, नन ऑफ दिस इज रियल, We don't matter। रिपोर्टर भी कंफ्यूज हो गया, ये मजाक है या फिलॉसफी? ये वही जिम थे जो अब दुनिया को सुपरफिशियल समझने लगे थे, जो समझ चुके थे कि हॉलीवुड की चमक धमक सिर्फ एक इल्यूजन है। अवार्ड शोज पर भी जिम अपने अंदाज में सच बोल देते थे। गोल्डन ग्लोब्स पर उन्होंने कहा था, आई एम 2-time गोल्डन ग्लोब विनर जिम कैरी, बट एवरी नाइट आई ड्रीम ऑफ बीइंग 3 times विनर, देन दैट वुड फाइनली बी इनफ। हॉल में हंसी थी, पर उस हंसी के पीछे एक दर्द का सच भी छुपा हुआ था। और फिर आया 2020, पैंडेमिक का वो साल जब दुनिया उदास थी और घर पे बैठी थी। उस वक्त जिम फिर से वापस आए, और इस बार एक वीडियो गेम विलन बनकर, और वो विलन था डॉक्टर रोबोटनिक इन सोनिक द हेजहॉग, एक गूफी ओवर द टॉप 90s स्टाइल का कैरिकेचर विलन। और जिम ने इस बार अपनी एस वेंचुरा और द मास्क जैसी एनर्जी पूरी डाल दी। इसका रिजल्ट ये था कि मूवी वर्ल्ड वाइड एक ब्लॉकबस्टर बनी, जिसने पैंडेमिक के टाइम में भी 319 मिलियन का बिजनेस किया। क्रिटिक्स ने भी फाइनली बोला, दिस इज द जिम कैरी वी मिस्ड। लेकिन फिर अप्रैल 2022 में जिम ने एक बॉम्ब गिरा दिया। उन्होंने कहा, आई एम फेयरली सीरियस अबाउट रिटायरिंग अनलेस अ स्क्रिप्ट रिटन इन गोल्डन इंक कम्स, आई एम डन। जरा सोचिए कि एक लड़का जो कनाडा में अपनी फैमिली के साथ एक टेंट में रहा, स्कूल छोड़ा, डिप्रेशन देखा, जिसने एक फेक $10 मिलियन का चेक लिखा अपने सपने में जान डालने के लिए, वो लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी सुपरस्टार बना। और फिर जब दुनिया ने उसका मजाक बनाया और हॉलीवुड ने उसे इग्नोर किया, तब भी जिम ने अपनी मुस्कान किसी और तरीके से ढूंढ ली, रंगों में, पेंटिंग में और स्पिरिचुअलिटी में। उनके कैरेक्टर्स हमेशा हम 90s किड्स के दिल में जिंदा रहेंगे। एज अ 90s किड एंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर 90s किड, मैं जिम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जिम, आपने हमें बचपन में इतना हंसाया कि हमारी यादें आपके कैरेक्टर्स के बिना अधूरी है। आपकी मूवीज ने दिखाया कि सिली होने में शर्माना नहीं चाहिए। आपके ड्रामा ने दिखाया कि दर्द को भी आर्ट बनाया जा सकता है। और आपकी जिंदगी ने सिखाया कि अपनी पहचान खोजने के लिए कभी कभी खुद को दुनिया से दूर भी करना पड़ता है। थैंक यू जिम फॉर मेकिंग आवर 90s चाइल्डहुड ऑसम। अगर आप भी मेरी तरह एक 90s किड हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपके भी बचपन को जिम ने ऑसम बनाया है, तो कमेंट्स में थैंक यू जिम लिखे बिना मत जाना। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु, स्मोकिंग।